दीदी, कितने हरे भरे खेत हैं। दीदी मुझे बताइए क्या उगाया गया है। प्रयास, तुम तो जानते हो कि हमें प्रतिदिन कार्य करने के लिए और वृद्धि के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, जैसे गेहूं, चावल, दालें, सब्जियां, फल वगैरह वगैरह। ये सब हमें इन्हीं खेतों से ही तो मिलते हैं। प्रयास, क्या तुम बता सकते हो इन्हें कैसे उगाया जाता है? नहीं दीदी, आप ही बताइए ना। सभी मनुष्यों को भोजन प्रदान करने के लिए नियमित उत्पादन, खाद्य फसलों का उचित प्रबंधन आवश्यक है। इसके लिए विभिन्न कृषि पद्धतियां अपनाई जाती हैं। कृषि पद्धतियाँ? मैं समझा नहीं दीदी। आओ मैं तुम्हें समझाती हूँ। देखो, इस खेत में गेहूं की फसल है। फसल? फसल क्या होती है? प्रयास, इस खेत में उगाए जाने वाले अधिकांश पौधे गेहूं के हैं। जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो उसे फसल कहते हैं। दीदी, यहाँ तो मुझे अधिकांश गेहूं के ही खेत दिखाई दे रहे हैं। क्या यहाँ अन्य फसलें नहीं उगाई जाती? यहाँ अन्य फसलें जैसे गन्ना, सब्जियाँ और फल आदि भी उगाए जाते हैं, लेकिन इनका चयन मौसम पर निर्भर करता है और उसी के आधार पर फसलों को दो भागों में बांटा गया है, खरीफ फसल और रबी फसल। खरीफ फसल और रबी फसल? दीदी मैं कुछ समझा नहीं, जरा विस्तार से बताइए। वे फसलें जो वर्षा ऋतु में उगाई जाती हैं, उन्हें खरीफ फसल कहते हैं, जैसे धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, कपास। ये सभी खरीफ फसलें हैं। यानी ये जुलाई में उगाई जाती है? हाँ, जून से सितंबर के महीनों में इन्हें उगाया जाता है। और रबी फसलें? जैसे गेहूं, चना, मटर, सरसों और अलसी, इन्हें शीत ऋतु में उगाया जाता है, यानी अक्टूबर से मार्च के महीनों में। दीदी क्या फसलें गर्मियों में नहीं उगाई जाती हैं? नहीं प्रयास, कुछ दालें और सब्जियां ग्रीष्म ऋतु में भी उगाई जाती हैं, जैसे उड़द, मूंग की दाल, टमाटर, लौकी, तोरी। दीदी क्या धान को शीत ऋतु में नहीं उगा सकते? प्रयास, धान को बहुत अधिक पानी की आवश्यकता होती है, इसीलिए इसे केवल वर्षा ऋतु में ही उगाते हैं। प्रयास, तुमने अपने विद्यालय में माली को पेड़ पौधे उगाते देखा होगा। वह पौधों को उगाने के लिए कौन-कौन से क्रियाकलाप करता है? दीदी वह मिट्टी को खोदता है, बीज बोता है, खाद डालता है, पानी देता है और कभी-कभी बेकार पौधों को क्यारियों से उखाड़ता भी है। बिल्कुल ठीक। प्रयास, इन सभी क्रियाकलापों का प्रयोग किसान भी फसल उगाने के लिए करता है और इन्हें कृषि पद्धतियां कहते हैं। दीदी, यह किसान क्या कर रहा है? यह किसान हल चला रहा है। फसल उगाने से पहले खेत की मिट्टी को फसल के लिए तैयार किया जाता है। इसे खेत की जुताई की जाती है। मिट्टी को उलटने पलटने और पोला करने को जुताई करना यानी प्लोइंग कहते हैं। प्रयास, क्या तुम बता सकते हो जुताई करने के क्या लाभ हैं? दीदी बताने की कोशिश करता हूँ। जुताई से खेत की मिट्टी मुलायम यानी पोली हो जाती है।
घास आदि के पौधे भी जमीन से उखाड़ दिए जाते हैं। इससे बीजों को बोने में और पौधे लगाने में सुविधा रहती है। इससे जड़ें भी भूमि में गहराई तक चली जाती हैं। दीदी, इससे अधिक मुझे नहीं मालूम। अन्य लाभ आप बताइए। और पोली मिट्टी पौधों की जड़ों को श्वसन करने में सहायता करती है। केंचुओं और सूक्ष्म जीवों की वृद्धि करने में सहायता करती है। ये जीव मिट्टी में ह्यूमस बनाते हैं। मिट्टी को उलटने पलटने से पोषक पदार्थ भी ऊपर आ जाते हैं, जिन्हें पौधों की जड़ें आसानी से अवशोषित कर लेती हैं। दीदी, क्या केवल हल द्वारा ही खेत की जुताई की जाती है? नहीं प्रयास, हल के अतिरिक्त कुदाली और कल्टीवेटर का प्रयोग भी इस कार्य के लिए किया जाता है। प्रयास, देखो, यह हल है। यह औजार लकड़ी का बना होता है। इसमें नीचे की ओर लोहे की फाल लगी होती है और यह लंबा लकड़ी का भाग हल शेफ्ट कहलाता है। इसके एक सिरे पर हैंडल होता है और दूसरा सिरा जोत के डंडे से जुड़ा होता है, जिसे एक जोड़ी बैलों की गर्दन के ऊपर रखा जाता है। बैलों द्वारा हल को खींचा जाता है। लोहे की फाल मिट्टी को उलट पलट देती है। हल को घोड़े या ऊंटों की सहायता से भी खींचा जाता है। दीदी, यह क्या है? यह कुदाली है। इसका उपयोग खरपतवार निकालने एवं मिट्टी को पोला करने के लिए किया जाता है। इसमें लकड़ी या लोहे की छड़ होती है। इसके एक सिरे पर लोहे की चौड़ी और मुड़ी प्लेट लगी होती है, जो मिट्टी को काटकर पोला करती है। इसका दूसरा सिरा पशुओं द्वारा खींचा जाता है। दीदी, वह किसान ट्रैक्टर से क्या कर रहा है? प्रयास, यह किसान ट्रैक्टर द्वारा खेत की जुताई कर रहा है। ट्रैक्टर द्वारा कल्टीवेटर को खींचा जाता है। यह एक साथ खेत के अधिक भाग की जुताई करता है। इससे श्रम और समय दोनों की ही बचत होती है। प्रयास, जुताई के बाद भूमि को समतल किया जाता है। फसल बुआई एवं सिंचाई के लिए खेत को समतल करना आवश्यक है और भूमि को पाटल द्वारा समतल किया जाता है। अच्छा दीदी, वह किसान क्या कर रहा है? वह बीजों की बुआई कर रहा है, लेकिन बोने से पहले अच्छी गुणवत्ता वाले बीजों का चयन किया जाता है। अच्छी गुणवत्ता वाले बीज से क्या तात्पर्य है दीदी? अच्छी गुणवत्ता वाले बीज अच्छी किस्म के साफ एवं स्वच्छ बीज होते हैं। प्रयास, याद है कल शाम हमने मामा जी को कुछ बीजों को पानी से भरे बर्तन में डालते देखा था। जानते हो वो ऐसा क्यों कर रहे थे? नहीं दीदी। उन्होंने जब एक मुट्ठी गेहूं को पानी में डाला था और अच्छी तरह से हिलाया था, तो कुछ बीज ऊपर तैरने लगे थे। हाँ दीदी, और उन्होंने उन्हें अलग कर दिया था। लेकिन दीदी, ऐसा क्यों? क्योंकि वह खोखले थे, इसीलिए खराब थे और हल्के होने के कारण ऊपर तैरने लगे थे। वे बीजों की जांच ही तो कर रहे थे। अच्छा, और सही बीजों को बो दिया जाएगा। लेकिन बीजों को कैसे बोया जाता है? प्रयास, परंपरागत रूप में बीजों की बुआई कीप के आकार के औजार से की जाती है। बीजों को कीप के अंदर डालने पर वे नुकीले सिरे वाली पाइप से गुजरते हैं और मिट्टी में स्थापित हो जाते हैं। दीदी, बीज बोने का कोई आधुनिक तरीका भी है? हाँ मेरे भाई, आजकल बुआई के लिए ट्रैक्टर द्वारा चलाए जाने वाला सीड ड्रिल उपयोग में लाया जाता है। इससे
समय एवं श्रम दोनों की ही बचत होती है। इस विधि से बीजों में समान दूरी एवं गहराई बनी रहती है और साथ साथ बीज मिट्टी से भी ढक जाते हैं। दीदी, मैंने विद्यालय की नर्सरी में छोटे छोटे थैलों में पौधे रखे देखे थे। उसका क्या कारण है? प्रयास, कुछ पौधे जैसे धान, टमाटर, इन्हें पहले नर्सरी में उगाया जाता है, फिर उन्हें हाथों द्वारा खेत में रोपित किया जाता है। इस विधि को रोपण यानी ट्रांसप्लांटेशन कहते हैं। ओके दीदी। दीदी, इन गेहूं के खेतों को देखो। एक खेत में स्वस्थ और लंबे पौधे हैं, जबकि दूसरे में कमजोर। ऐसा क्यों है दीदी? प्रयास, इसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे खाद या उर्वरक की कमी, सिंचाई में अंतर, पौधों की बीमारियां, खरपतवार, निराई आदि। दीदी, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। आप मुझे विस्तार में समझाइए ना। प्रयास, यदि किसान एक ही खेत में बार बार एक ही फसल उगाता है तो मिट्टी में कुछ पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। इस कमी को पूरा करने के लिए खाद एवं उर्वरकों का उपयोग किया जाता है। अच्छा, अपर्याप्त खाद देने से पौधे कमजोर हो जाते हैं। लेकिन यह खाद कैसे बनाई जाती है दीदी? खाद पौधों और जंतुओं के अपशिष्ट जैसे गोबर, पत्तियों आदि से बनती है। इन अपशिष्टों को एक गड्ढे में डालते हैं। कुछ दिनों बाद ये सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटित होकर खाद में बदल जाते हैं और इनमें पौधों के लिए उपयोगी पोषक तत्व होते हैं। खाद के महत्व को समझने के लिए चने के कुछ बीज लेकर उन्हें अंकुरित करते हैं। इनमें से एक ही आकार के 3 नवोद्भिद छांटते हैं। अब 3 गिलास लेते हैं। इन पर A, B, C लिखते हैं। तीनों गिलास में समान मात्रा में मिट्टी लेते हैं। गिलास A में थोड़ी गोबर की खाद डालते हैं। गिलास B में थोड़ा सा यूरिया मिलाते हैं और गिलास C में केवल मिट्टी ही रहने देते हैं। प्रत्येक में एक एक नवोद्भिद रोपित करते हैं। अब इनमें पानी की समान मात्रा डालकर इन्हें सुरक्षित स्थान पर रख देते हैं। प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा पानी डालते रहते हैं। लगभग 10 दिनों बाद इनकी वृद्धि को देखते हैं। प्रयास, क्या तीनों गिलासों में पौधों में वृद्धि की गति एक ही समान है? नहीं दीदी, गिलास B के पौधे में वृद्धि सबसे अधिक है, जबकि गिलास C के पौधे में वृद्धि सबसे कम है। प्रयास, जानते हो ऐसा क्यों है? नहीं दीदी, आप ही समझाइए। क्योंकि उर्वरक रासायनिक पदार्थ हैं, उनमें विशेष पोषक तत्व पाए जाते हैं, जैसे यूरिया, अमोनियम सल्फेट, सुपरफास्फेट, NPK यानी नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाशियम। मृदा में जिस तत्व की कमी होती है उसकी अधिकता वाले उर्वरक का उपयोग कर उस कमी को दूर कर दिया जाता है। अब समझा दीदी। फिर तो किसानों को अच्छी फसल उत्पन्न करने के लिए उर्वरकों का ही प्रयोग करना चाहिए। नहीं प्रयास, हमें उर्वरक के स्थान पर खाद का प्रयोग करना चाहिए। लेकिन क्यों दीदी? क्योंकि उर्वरकों के उपयोग के अगर लाभ है तो कुछ हानियां भी हैं। जैसे इनके अधिक उपयोग से मिट्टी की प्रकृति बदल जाती है और जल प्रदूषित हो जाता है। तो क्या खाद का प्रयोग करना चाहिए?
हाँ, खाद जैविक पदार्थों से बनी है, रसायनों से नहीं। इसीलिए इसके उपयोग से मिट्टी की जल धारण क्षमता में वृद्धि होती है। मिट्टी भुरभुरी और सरंध्र हो जाती है, जिससे गैसों का आदान प्रदान सरलता से होता है। पौधों के लिए उपयोगी जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि हो जाती है और मिट्टी का गठन सुधर जाता है। देखो, उर्वरकों और खाद में कुछ मुख्य अंतर हैं। उर्वरक एक अकार्बनिक लवण है, जबकि खाद एक प्राकृतिक पदार्थ है जो गोबर, मानव अपशिष्ट एवं पौधों के अवशेष के विघटन से प्राप्त होता है। उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्रियों में होता है, जबकि खाद खेतों में बनाई जा सकती है। उर्वरक से मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त नहीं होता, जबकि खाद से मिट्टी को ह्यूमस प्रचुर मात्रा में मिलता है। उर्वरक में पादप पोषक जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम बहुत अधिक मात्रा में होते हैं, लेकिन खाद में पादप पोषक तुलनात्मक रूप से कम होते हैं। अब समझा दीदी। दीदी, क्या खाद और उर्वरक के अतिरिक्त अन्य तरीके भी हैं जिनसे मिट्टी में पोषक तत्वों की वृद्धि होती है? हाँ प्रयास, जैसे फसल चक्रण, जहाँ एक फसल के बाद खेत में दूसरे किस्म की फसल उगाई जाती है। जैसे गेहूं की फसल उगाने के बाद फलीदार पौधे उगाना, क्योंकि फलीदार पौधों की जड़ों में राइजोबियम बैक्टीरिया पाए जाते हैं, जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन का मिट्टी में स्थिरीकरण कर देते हैं। जिससे भूमि में नाइट्रोजन की कमी पूरी हो जाती है। और दूसरा तरीका है दो फसलों के बीच में खेत को कुछ समय के लिए खाली छोड़ देना, ताकि मृदा में पोषक तत्वों की पूर्ति हो सके। दीदी, क्या हमारी तरह पौधों को भी जल की आवश्यकता होती है? हाँ प्रयास, प्रत्येक जीव को जीवित रहने के लिए जल की आवश्यकता होती है। पौधों में लगभग 90% यानी 90% जल होता है। प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बनाने में, जड़ों द्वारा खनिजों के अवशोषण में, बीजों के अंकुरण में, फसल को गर्मी और पालों से बचाने में तथा मिट्टी की नमी बनाए रखने के लिए जल बहुत आवश्यक है। अच्छा दीदी, लेकिन क्या विभिन्न प्रकार के पौधों को जल की समान मात्रा में आवश्यकता होती है? नहीं प्रयास, कुछ फसलें जैसे धान, गन्ना, इन्हें अधिक मात्रा में जल चाहिए, जबकि गेहूं, मक्का, चना ऐसी कई फसलें हैं जिन्हें कम मात्रा में जल चाहिए। विभिन्न अंतराल पर खेत में जल देना सिंचाई कहलाता है। सिंचाई उचित समय पर ही करनी चाहिए। यह मिट्टी के प्रकार एवं ऋतु पर निर्भर करता है कि फसल को कितना जल दिया जाए। दीदी, किसान खेतों की सिंचाई कैसे करते हैं? कुएं, तालाब, झील, नदियां, बांध और नहर आदि जल के स्रोत हैं और उनसे विभिन्न तरीकों से सिंचाई की जाती है, जैसे मोच द्वारा, सिंचाई द्वारा, ढेकली द्वारा, रहट द्वारा
यह सिंचाई के पारंपरिक तरीके हैं। तो फिर दीदी सिंचाई के आधुनिक तरीके क्या है? छिड़काव तंत्र और ड्रिप तंत्र। इन विधियों से जल की बचत होती है। जल की बचत? वह कैसे दीदी? छिड़काव विधि का उपयोग असमतल भूमि के लिए किया जाता है, जहाँ पर जल कम मात्रा में उपलब्ध है। यहाँ ऊर्ध्व पाइपों के ऊपरी सिरों पर घूमने वाले नोजल लगे होते हैं। ये पाइप निश्चित दूरी पर मुख्य पाइप से जुड़े होते हैं। जब पंप के द्वारा जल इन पाइपों में भेजा जाता है, तो वह घूमते हुए नोजल से बाहर निकलकर पौधों पर छिड़काव करता है। ड्रिप तंत्र में जल बूंद बूंद करके पौधों की जड़ों पर गिरता है। यह फलदार पौधों, बगीचों और वृक्षों को पानी देने का सबसे अच्छा तरीका है। इस विधि में जल बिल्कुल व्यर्थ नहीं होता। अच्छा, दीदी तो फिर अनाज का भंडारण कैसे करते हैं? प्रयास भंडारण करने से पहले अनाज को अच्छी तरह धूप में सुखाया जाता है। ऐसा करने से कीट पीड़क, जीवाणु और फफूंदी अनाज पर अटैक नहीं करते। अब समझा दीदी। किसान अनाज को धूप में क्यों सुखाते हैं? हाँ, और फिर किसान अनाज का भंडारण जूट के बोरों में या धातु के बड़े बड़े पात्रों में करते हैं। चूहों, कीट आदि पीड़कों से अनाज को बचाने के लिए बड़े पैमाने पर अनाज का भंडारण साइलों और भंडार गृहों में किया जाता है। दीदी, जब हम पिछले महीने गांव गए थे, तो मैंने वहाँ मामी जी को गेहूं के ड्रम में नीम की सूखी पत्तियां रखते देखा था। दीदी, उन्होंने ऐसा क्यों किया? अनाज को पीड़कों से बचाने के लिए नीम या विशेष रसायनों का प्रयोग किया जाता है। अच्छा, अब मैं समझ गया कि हमें भोजन के लिए खाद्य सामग्री कहाँ से मिलती है। लेकिन प्रयास, हमें पशुओं से भी खाद्य सामग्री मिलती है। पशुओं से? दीदी, ये किसान क्या कर रहे हैं? प्रयास, ये किसान फसल की कटाई कर रहे हैं। फसल पक जाने के बाद पौधों को भूमि के पास से काट लेते हैं। यह कार्य दराती द्वारा हाथ से या हार्वेस्टर नामक मशीन की सहायता से किया जाता है। दीदी, इससे तो पूरा पौधा खेतों से अलग होता है, अनाज तो अलग नहीं होता। फिर ये अनाज कैसे प्राप्त होगा? प्रयास, काटी गई फसल से अनाज या बीजों को अलग करने की विधि को थ्रेशिंग कहते हैं। छोटे खेत वाले किसान अनाज के दानों को फटक कर यानी विनोइंग द्वारा अलग करते हैं, जबकि बड़े किसान कंबाइन मशीनों का उपयोग करते हैं। इससे फसल की कटाई और थ्रेशिंग संयुक्त रूप से हो जाती है। दीदी, तो फिर अनाज का भंडारण कैसे करते हैं? प्रयास, भंडारण करने से पहले अनाज को अच्छी तरह धूप में सुखाया जाता है। ऐसा करने से कीट पीड़क, जीवाणु और फफूंदी अनाज पर अटैक नहीं करते। अब समझा दीदी। किसान अनाज को धूप में क्यों सुखाते हैं? हाँ, और फिर किसान अनाज का भंडारण जूट के बोरों में या धातु के बड़े बड़े पात्रों में करते हैं। चूहों, कीट आदि पीड़कों से अनाज को बचाने के लिए बड़े पैमाने पर अनाज का भंडारण साइलों और भंडार गृहों में किया जाता है। दीदी, जब हम पिछले महीने गांव गए थे, तो मैंने वहाँ मामी जी को गेहूं के ड्रम में नीम की सूखी पत्तियां रखते देखा था। दीदी, उन्होंने ऐसा क्यों किया? अनाज को पीड़कों से बचाने के लिए नीम या विशेष रसायनों का प्रयोग किया जाता है। अच्छा, अब मैं समझ गया कि हमें भोजन के लिए खाद्य सामग्री कहाँ से मिलती।
कहाँ से मिलती है? लेकिन प्रयास, हमें पशुओं से भी खाद्य सामग्री मिलती है। पशुओं से? हमारे घरों में ग्वाला जो दूध देता है वह हमें पशुओं से ही तो मिलता है। पशु भी हमारे भोजन के स्रोत हैं। पशुओं को घरों तथा फार्म में पाला जाता है। उनके भोजन, आवास तथा स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाता है। जब ये सब बड़े पैमाने पर करते हैं तब इसे पशुपालन कहते हैं। खाड़ी क्षेत्रों में मछलियों को भी भोजन के रूप में खाया जाता है। आया कुछ समझ में? हाँ दीदी, सब अच्छी तरह से समझ आ गया। थैंक यू दीदी। धन्यवाद।